ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 में किया था वृषभ लग्न की कुंडली का फर्स्ट से थर्ड हाउस का एनालिसिस। आज हम करेंगे उसके आगे के हाउसेस का एनालिसिस। अगर पार्ट 1 आपने देखा नहीं है तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिए। तो आइए बजरंगबली का नाम लेकर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना एनालिसिस फोर्थ हाउस से। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लग्न कुंडली। इसमें फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो इसमें है सिंह राशि। 5 नंबर जहाँ पे लिखा है वो है फोर्थ हाउस, और 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है सिंह राशि, जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्यदेव हमारे। तो ये अग्नि तत्व की राशि है, इसका स्थिर नेचर होता है। और फोर्थ हाउस से हम देखते हैं मदर को, मदर से रिलेटेड, मदर से रिलेशनशिप, फैमिली का इन्वायरमेंट, मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस पे हमारे किन किन ग्रहों की दृष्टि है ये हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस में बैठकर मंगल अपनी फोर्थ एस्पेक्ट डाल रहे हैं फोर्थ हाउस पे, और इसके अलावा कोई और दृष्टि नहीं है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है सूर्य का फोर्थ हाउस पे, क्योंकि इसके लॉर्ड हैं, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर सूर्य बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में, कन्या राशि में, वीनस और मरकरी के साथ में। तो जब सूर्य देव हमारे होते हैं फोर्थ हाउस के लॉर्ड, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिंह राशि है वो एक बहुत ही रॉयल, प्राउड और एक इंडिपेंडेंट राशि है अपने आप में। तो ऐसे में जब सूर्य लॉर्ड होते हैं फोर्थ हाउस के, तो उस व्यक्ति को एक डीप इनर नीड फील होती है रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की, रिकग्निशन की, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने होम एनवायरनमेंट में और फैमिली स्टेटस में। क्योंकि सूर्य होता है राजा, राजा को तो रिस्पेक्ट नीड कह लीजिए आप, या ये एक ट्रेट है कि राजा रिस्पेक्टेबल फील करना चाहता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको ना एक सीकिंग डिज़ायर रहती है कि लीडरशिप हो फैमिली के अंदर। वही राजा का अगेन ट्रेट अगर हम उसकी बात करें, तो जैसे राजा एक लीडर की तरह अपनी पूरा राज्य संभालता है, तो इसी तरीके से एक व्यक्ति को फील होता है एक डिज़ायर की उनकी भी फैमिली में एक लीडरशिप, एक अथॉरिटी हो, कंट्रोल हो, और घर में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड या सेल्फ कंट्रोल्ड इमोशनल बेस हो। और इनकी इनर पीस फिर डिपेंड डिपेंड करेगी कि इनको कितना सेल्फ रिस्पेक्ट फील होता है इस हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। फैमिली या पेरेंट्स से रिकग्निशन मिलना, तो इन्हें इनर पीस फील होगी ऐसे में। अगर इनकी अथॉरिटी रहेगी, कंट्रोल रहेगा पर्सनल या डोमेस्टिक मैटर्स में, तो इन्हें इनर पीस फील होगी। अब जैसे मंगल की चौथी दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फोर्थ एस्पेक्ट का क्या इन्फ्लुएंस होगा कि मंगल जो है फोर्थ हाउस में एनर्जी, रेस्टलेसनेस को ऐड कर देगा, टेंशन्स को ऐड कर देगा होमली इन्वायरमेंट में। तो इस वजह से फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू ईगो, प्राइड या कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि अगेन लियो जो है वो एक प्राइडफुल साइन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने घर चेंज किए हों, या फिर एक हाई एनर्जी और कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट में इनकी अपब्रिंगिंग हुई हो। और मंगल की दृष्टि यहाँ पे ये भी इंडिकेट करती है कि इनकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी प्रॉपर्टी ओन करने की, लैंड या व्हीकल्स ओन करने की,
बट उसमें काफ़ी स्ट्रगल या फिर डिस्प्यूट्स इनको एक्सपीरियंस करने को मिले। इसमें एक कार्मिक नीड इनको फील होगी टू लर्न इमोशनल ग्राउंडिंग, जैसे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने से ज़्यादा या फिर ईगो में आकर रिएक्ट करने से ज़्यादा इनकी एक कार्मिक नीड है लाइफ में कि इमोशनल ग्राउंडिंग एक होनी चाहिए। अब जैसे सूर्य हमारे 4th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में विराजमान है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसमें एक ना डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है 4th हाउस और 5th हाउस के बीच में। तो एक इमोशनल कनेक्ट इनको फील होगा, ये इमोशनली कनेक्टेड होंगे ये इंटेलेक्ट को लेकर, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन या एजुकेशन को लेकर, क्योंकि 5th हाउस हमारा क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, एजुकेशन, लव अफेयर्स का होता है। तो इनको जैसे लर्निंग के थ्रू, एजुकेशन, टीचिंग या जैसे बच्चों के साथ में इनको काफ़ी एक खुशी, एक इनर पीस वाली फीलिंग आती होगी। अब सन ने जैसे मरकरी को और वीनस को कंबस्ट किया है, और वो एक एनालिटिकल और क्रिटिकल साइन, जैसे वर्गो राशि में है, तो वर्गो राशि काफ़ी एनालिटिकल और क्रिटिकल साइन होती है। तो ये एक व्यक्ति को ना ओवर एनालिटिकल बनाती है, परफेक्शनिस्ट बनाती है, या फिर इमोशनली ओवर कंट्रोलिंग नेचर का भी बनाती है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इनको ना अपनी जो इमोशनल नीड्स, इनर पीस या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो इंटेलेक्ट और लॉजिक के थ्रू अचीव होती हो लाइफ में, या उनको लॉजिक के थ्रू ये सब चीज़ें समझ में आती हैं रादर देन इमोशनली या इंस्टिंक्ट के बेसिस पे नहीं। ये अपनी इनर पीस और सिक्योरिटी, इमोशनल नीड्स को इंटेलेक्ट और लॉजिक के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं। अब ये जैसे अपने इमोशंस को रेशनलाइज करते हैं रादर देन फीलिंग देम डीपली। कोई भी इमोशनल अगर टॉपिक है या फीलिंग है, तो उसको डीपली फील करने की बजाय ये उसको लॉजिकली या रेशनली सोचते हैं उसके बारे में। ये इमोशनल डिस्कम्फर्ट को सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे थ्रू लॉजिक एनालिसिस या रीज़न, इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग या एक्सप्रेसिंग। जैसे किसी भी तरीके की जनरली लोगों को इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है तो वो बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पर ये लॉजिक एनालिसिस या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके थ्रू ये उसको अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट को सॉल्व करने का अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं। और हम इनको जनरली ऐसा फील होगा कि एक ना इमोशंस के ऊपर एक मेंटल फिल्टर जैसा लगा हुआ है, जहाँ पे इनको सेफ तभी फील होता है जब किसी भी चीज़ के पीछे कोई लॉजिकल सेंस होता है। ये इमोशनल मैटर्स में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, और जैसे मंगल की दृष्टि लियो पर, सिंह राशि पर, तो ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, या प्रॉपर्टी अगर है तो उसको रिटेन करने में चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। इनको एजुकेशन के टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्शन या लव होगा इनका एजुकेशन से, लेकिन इमोशनल नर्चरिंग से इनका डिस्कनेक्ट रहेगा। और जो इनकी मदर हैं वो काफ़ी अथॉरिटेटिव, प्राउड, मेंटली शार्प या फिर इमोशनली डिस्टेंट हो सकती हैं। इनको जो प्रॉपर्टी और लैंड इनको लाइफ में मिले तो वो काफ़ी एफर्ट के बाद या फिर किसी तरीके की लीगो या किसी तरीके का लीगल या फिर ईगो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद इनको प्रॉपर्टी और लैंड का सुख मिले अपने जीवन में। इसमें 4th हाउस जैसे ना हार्ट चक्रा और इनर पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो सन
रूल कर रहे हैं और उस पर मंगल की दृष्टि है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका हार्ट जो है वो काफ़ी बोल्ड है बट अनसेटल्ड है। और इनकी लाइफ में से ट्रू पीस आएगा, तो वो आएगा किसके थ्रू? जब ये अपने इमोशंस को चैनल करेंगे क्रिएटिव या एजुकेशनल परस्यूट्स में। और अगर ये अपने फैमिली मैटर्स में ईगो को रिलीज़ कर दें और जैसे विजडम, डिटैचमेंट और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें रादर देन कंट्रोलिंग देम, तो इनको ट्रू पीस फील होगा। या फिर ऐसे अपने इमोशंस को ग्राउंड करेंगे थ्रू माइंडफुलनेस, या फिर फिजिकल डिसिप्लिन में आ जाएं जो कि मार्स की एनर्जी को चैनलाइज करता है, जैसे जिम जाना या किसी स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट, तो इन्हें ट्रू पीस की फीलिंग होगी। तो अब हम 4th हाउस के बाद चलते हैं 5th हाउस की तरफ। तो 5th हाउस में हमारी कन्या राशि, जिसके लॉर्ड होते हैं मरकरी, और मरकरी यहाँ पे स्वयं राशि में विराजमान है एग्जाल्टेड होकर। और वर्गो राशि का नेचर क्या होता है? ये अर्थी साइन है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इसका डुअल नेचर होता है। और मरकरी इसके लॉर्ड हैं, तो ये राशि काफ़ी एनालिटिकल, इंटेलिजेंट, प्रिसाइज, सर्विस ओरिएंटेड होती है। और 5th हाउस किसका होता है? 5th हाउस होता है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, और आपके पास्ट लाइफ कर्मा का भी रिप्रेजेंटेशन होता है इससे। चिल्ड्रन का होता है, आपके चिल्ड्रन इसी हाउस से देखते हैं। क्रिएटिविटी, लव अफेयर्स, मंत्र शक्ति या फिर इंट्यूशन पावर, आपकी किसी भी स्पेकुलेशंस भी इसी हाउस से देखी जाती है। हायर एजुकेशन, स्पेकुलेटिव गेन्स इसी हाउस से हम देखते हैं। तो इसमें 3 प्लैनेट्स हमारे हैं। सन है 25 डिग्री के काफ़ी मेच्योर्ड स्टेट में, और मरकरी 18 डिग्री के एग्जॉल्टेड स्टेट में, मींस उच्च के अपनी हाईएस्ट पावर में है मरकरी यहाँ पे। और वीनस है यहाँ पे, जो कि नीच की राशि में है अपनी। तो मरकरी और वीनस सन के बिल्कुल पास होने की वजह से दोनों ही अस्त हो चुके हैं, कम्बस्ट हो चुके हैं। और अगर हम इस पे दृष्टियों की बात करें, तो इसमें शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें हाउस से। शनि 8वें हाउस में विराजमान होकर 5th हाउस पे अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब इनके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? तो वर्गो जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रिसाइज वे में या सर्विस ओरिएंटेड फ्लेवर जो है वो ऐड करता है 5th हाउस के जितने भी मैटर्स है सभी में। तो जैसे इनका काफ़ी शार्प इंटेलेक्ट होगा, लेकिन ये ओवर एनालाइज कर सकते हैं लव, इमोशंस और क्रिएटिविटी को। रोमांटिक मैटर्स में ये काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं, और कभी कभी स्केप्टिकल, जैसे डाउट करना, शक करना, या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना रोमांटिक मैटर्स में। अब यहाँ पे जैसे सूर्य और मरकरी का, सूर्य और बुध का यहाँ पे कंजंक्शन है, दोनों साथ में है, तो ये बहुत ही अच्छे योग का निर्माण करते हैं। उसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। और बुध आदित्य योग रिप्रेजेंट करता है एक ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स, परसुएशन स्किल्स, लीडरशिप विद लॉजिक, बहुत अच्छी मेमोरी, बहुत अच्छी राइटिंग, स्पीच, एनालिटिकल माइंड, या फिर एक ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर पॉलिटिक्स, बिजनेस, लॉ, कम्युनिकेशन, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड आईटी। तो इसमें ये जो योग है ये काफ़ी एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड और सर्विस ड्रिवन होता है वर्गों में, कन्या राशि में जब ये योग बनता है। तो अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो है वो अस्त हो चुके हैं सूर्य के साथ में, तो इसमें जैसे
100% इस योग का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग योग है, क्योंकि मरकरी जो है उच्च राशि में है अपनी और एग्जाल्टेड स्टेट में है अपने। तो यहाँ पे ये जो सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें ये काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे बुधादित्य योग के चलते हुए। अब जैसे 3 हमारे प्लैनेट्स 5th हाउस में है, तो सन ना ही उच्च की राशि में है नीच की राशि में है, वो अपनी मीडियम स्ट्रेंथ में है यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी यहाँ पे डिटेल्ड इंटेलिजेंट वे में यहाँ पे सन का इम्पैक्ट रहेगा। जो जैसे सन की ईगो है ना, वो इंटेलेक्ट और परफेक्शन से जुड़ जाएगी, क्योंकि सन सन क्या है, जिससे राजा को ना रिस्पेक्ट से हम लिंक करते हैं, तो ईगो भी एक ट्रेट होता है राजा का। तो प्राइड जैसे बोलते हैं, ईगो या प्राइड, इसको मान के हम चल सकते हैं। तो राजा में वो होता है, तो यहाँ पे वर्गो राशि में होने से इनका जो है प्राइड या ईगो जो है वो अटैच हो जाएगी इंटेलेक्ट या परफेक्शन से। तो सन गवर्न करते हैं अथॉरिटी को, वो सन रिप्रेजेंट करते हैं हॉरोस्कोप में फादर को, कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे 5th हाउस में प्रेजेंट होने से कन्या राशि में सन जो है वो व्यक्ति को बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल, मॉडेस्ट, या फिर जो ज़रूरत से ज़्यादा ना इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन पे रिलाई करता है, तो इस तरीके का व्यक्ति बनाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे एक इंसान ना अपने लिए अच्छा तभी फील करता है जब उनकी इंटेलिजेंस को एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्रेज मिलती है, एक्सेप्टेड होता है वो, या फिर जब ये कभी प्रूव होती है ये चीज़ कि हाँ ये व्यक्ति तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो तब इनको अच्छा फील होता है। खुद से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता इन्हें, जब इन्हें बाहर से अप्रिसिएशन मिलता है तब इन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। अपने आइडियाज़ और डिसीज़न या किसी तरीके की एनालिसिस पर ना इन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड से अप्रूवल चाहिए रहता है, दे सीक अप्रूवल। अपने खुद पर या अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करने से पहले ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का अप्रूवल चाहते हैं, और तभी उसके बाद ही इनको उस पर कॉन्फिडेंस आता है। अब जैसे मरकरी अपनी ही स्वयं राशि में है, तो ये एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, शार्प माइंड को। रीडिंग के लिए, रीडिंग, मैथ्स, एनालिटिक्स या कम्युनिकेशन के टूवर्ड्स इनका काफ़ी अट्रैक्शन या लव हो सकता है। और क्योंकि ये सूर्य के साथ में अस्त हो चुके हैं, तो इससे क्या हुआ कि इनकी ना क्लैरिटी और जो क्वालिटीज़ हैं वो ना बर्न हो जाती हैं मरकरी की, जब सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशन और स्पीच में या हो सकता है कि इनकी नर्वसनेस दिखाई दे, या ओवरली शार्प हो इनकी स्पीच, या फिर बहुत ज़्यादा रेशनल, जैसे प्रैक्टिकल या लॉजिकल बोलते हैं, जिसमें कि सॉफ्टनेस की कमी होगी। तो इनका जो लॉजिक होगा ना, वो ईगो या किसी तरीके के प्रेशर से क्लाउडेड होगा। इनर क्लैरिटी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ मर्करी कंबस्शन। और ये हो सकता है कि ओवर थिंक करें, या फिर इनर डाउट करें, या फिर इनकी जो है इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने में फ्लुएंसी लैक करें। लेकिन फिर भी जैसे मरकरी कंबस्टेड है और एग्जॉल्टेड है, इसका मीनिंग एक ये होता है कि इनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो कि प्योरिफिकेशन या कॉन्फिडेंस की डिमांड करता है सामने आने के लिए। प्योरिफिकेशन जैसे अपना सेल्फ डाउट अगर ये रिमूव करें, मेंटल क्लटर और ईगो प्रेशर को रिमूव करें, और कॉन्फिडेंस लेकर आएँ अपने अंदर, जैसे अपने थॉट्स पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना विदाउट एक्सटर्नल अप्रूवल, तो जो इनका हिडन टैलेंट है वो सामने आएगा। अब वीनस जो है यहाँ पर वो एक ना रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वीनस के ट्रेट्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्लेजर, चार्म, ब्यूटी, लग्जरी,
लव। तो उनका नीच की राशि में होने से क्या होगा कि ये सब चीज़ें ना, ये सारी क्वालिटीज़ चैलेंज होंगी। इनका नेचुरल प्लेजर, चार्म, रोमांटिक ईज जो है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाएंगी। और ये जो है स्ट्रगल फील कर सकते हैं लव अफेयर्स या फिर रोमांटिकली एक्सप्रेशन में, खुद को रोमांटिकली एक्सप्रेस करने में ये स्ट्रगल फील कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि इनकी अपीयरेंस जो ना काफ़ी क्रिटिकल, प्रैक्टिकल, इमोशनली कोल्ड जैसी हो इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में। इस तरीके की इनकी अपीयरेंस लगे बाकी लोगों को। इनका जो ओवर एनालिसिस नेचर होगा ना, इसमें कन्या राशि में वीनस प्रेजेंट होने की वजह से ओवर एनालिसिस इनका जो रोमांस और स्पॉन्टेनिटी होता है ना, उसको किल कर देगा। तो ओवर एनालिसिस से इनको बचना है। और कंबस्ट वीनस क्या करता है ना, वो एक इनर डिससेटिस्फेक्शन या कंफ्यूजन अबाउट लव, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स, इस तरीके की फीलिंग्स भी ऐड कर देता है वो। अब शनि की से दृष्टि है, 10वीं दृष्टि 5th हाउस पे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिले आएगा, कार्मिक वेट ऐड हो जाएगा, सीरियसनेस हो जाएगी 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसमें। जैसे इनका ना चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, या इनको लाइफ में रोमांटिक सेटबैक्स हो सकते हैं, या फिर ये एजुकेशन के टूवर्ड्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इनका मंत्र सिद्धि में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे, अगर जैसे डिसिप्लिन फॉलो करें, या डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी या डीप फिलोसफिकल लर्निंग, तो इसमें इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। एक सैटर्न की वजह से यहाँ पे कार्मिक और ट्रांसफॉर्मेटिव वेट या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव वर्डन ऐड हो जाएगा लव मैटर्स में, चिल्ड्रन, लर्निंग। तो सैटर्न क्या कहता है ना, आपको यहाँ पे सब कुछ ना अर्न करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, खुद से यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा 5th हाउस से। तो शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्मा, डिसिप्लिन, टाइम को, टेस्ट लेते हैं वो। तो जब सैटर्न 5th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ मेरिट्स, लव, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, तो इन सब चीज़ों में ना एक हैवीनेस वो ऐड कर देते हैं कि रिजल्ट्स में डिले होगा। वो पेशेंस को टेस्ट करेंगे, सैटर्न डिमांड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सभी मैटर्स में, 5th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। अब इसको ट्रांसफॉर्मेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान है उसको ना काफ़ी पेन, डिले या इमोशनल डिटैचमेंट से गुजरना पड़ सकता है इन सब एरियाज में ग्रो करने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि डिलेड या ब्लॉक्ड रोमांटिक लाइफ का होना, चिल्ड्रंस को लेकर डिफ़िकल्टीज या फियर होना, लाइक फियर्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, या फिर डिफ़िकल्टी अबाउट हैविंग चिल्ड्रन। और एजुकेशन को लेकर या क्रिएटिव एक्सप्रेशन को लेकर बर्डन फील करना। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बिना किसी ईगो के सर्व करते हैं, तो सैटर्न क्या करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको एक रियल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करेगा। तो जो ब्लेसिंग्स है 5th हाउस की, वो इजीली नहीं आएंगी इस कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में। ये डिपेंड करती हैं, ये कंडीशनल बाइंड हो गई, यहाँ पे कंडीशन बाइंड हो जाएंगी कि अगर आप खुद पे काम करेंगे इन अ वर्क पे, और तो ही फिर आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको ये सब कुछ अर्न करना होगा अपने कर्म योग के थ्रू, लाइक आपको अपने एक्शंस के थ्रू विदाउट ईगो ये सब चीज़ें अर्न करनी पड़ेंगी। इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, आपको इमोशनल इम्प्योरिटीज़ को बर्न करना पड़ेगा, जैसे प्राइड, कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस या फिर इमोशनल कोल्डनेस है, इन सबको आपको बर्न करना पड़ेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम लें कि अगर आप कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में ना लव को कंट्रोल करने का, चिल्ड्रन को, या आउटकम्स को इंटेलेक्चुअली कंट्रोल करने का,
तो आपको लाइफ में सेटबैक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सेल्फलेसली सर्व करेंगे और लव विद सरेंडर या टीचिंग विदाउट ईगो, तो आपको ये सारी ब्लेसिंग्स फिफ्थ हाउस की मिल जाएंगी। अब जहाँ पे यहाँ पे जैसे चाइल्ड बर्थ डिलेड रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, या फिर इमोशनली कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं चिल्ड्रन से, या फिर ये अपने जैसे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं इनके, परफेक्शनिस्ट नेचर है, कार्मिक हीलिंग पाथ्स हैं, ये अपने चिल्ड्रन में भी पास ऑन कर सकते हैं ये सारी क्वालिटीज़। और इनकी जैसे क्रिएटिविटी है ना, वो राइटिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, किसी तरीके का प्रिसीजन ड्रिवन वर्क होता है, तो उसके थ्रू बहुत अच्छी एक्सप्रेस होंगी। ये स्पॉन्टेनिटी के साथ में स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न क्रिएट करता है डिले, वो स्पॉन्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। अब फिफ्थ हाउस जो है ना, एक हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का एक मिरर भी इसको मानते हैं। तो यहाँ पर सन, मरकरी, वीनस की वजह से और शनि की दृष्टि से यहाँ पे ना एक ग्रेट इनर कार्मिक पोटेंशियल है इनमें, और स्पेशली इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। लेकिन इनको ना इनर प्रेशर, डाउट और कार्मिक बैगेज जो है इनके रिलेशनशिप्स में, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। माइंड इनका बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव या रेशनल हो सकता है। इनको ज़रूरत है अपना हार्ट ओपन अप करने की और सरेंडर करने की। कार्मिक पोटेंशियल की जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उसका ये मतलब है कि जैसे इन्होंने पिछली बर्थ में, अपनी प्रीवियस पास्ट लाइफ्स में इन्होंने ना काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी गेन की हुई है, तो वो स्टोर्ड है आपकी। बट अभी वो फ़िलहाल करंट लाइफ में अनलॉक्ड है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला सकती है इस लाइफ में। तो इसको आप अगर कार्मिक पोटेंशियल को अनलॉक कर लें, और तो आपको जैसे शार्प इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा ज्ञान बियॉन्ड एज, विजडम बियॉन्ड एज, ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, मंत्र शक्ति और कैपेसिटी टू रेज वाइज चिल्ड्रन, या एक टीचर बनने की, ये सब चीज़ें आप अनलॉक कर सकते हैं। वहीं पर अगर इन सब इसको अनलॉक नहीं करेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, तो आपकी प्रेजेंट लाइफ चॉइसेस जैसे एरोगेंस, इम्पेशंस या फिर इमोशनल डिटैचमेंट के चलते ये ब्लॉक्ड रह सकती हैं ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, तो ऐसा हो सकता है कि अपनी पास्ट लाइफ में कोई स्कॉलर, टीचर या स्क्राइब रहे हों, और वो पावर ना अभी भी इनके साथ में है, लेकिन इनको इस लाइफ में अपनी इनर शैडोज़ को ओवरकम करना पड़ेगा। इनर शैडोज़ जैसे ईगो, डाउट, फियर, किसी तरीके का क्रिटिसिज्म। तो अगर इनको फुल्ली एक्टिवेट करना है अपनी पावर को, तो इनको इनर शैडो से ओवरकम करना पड़ेगा। अब कार्मिक बैगेज का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी तरीके के अनरिजॉल्व इमोशनल पैटर्न्स आपकी पास्ट लाइफ्स, प्रीवियस बर्थ से, स्पेशली रिलेटेड टू लव, रोमांस एंड चिल्ड्रन, इस लाइफ में रिपीट होंगे वो, जब तक कि आप उनको फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या फिर हील नहीं करेंगे। अब इसमें वीनस का नीच का होना और कंबस्ट होना सूर्य के साथ में इंडिकेट करता है ये पेन और लॉस इन लव, और या फिर ये इस तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं। मरकरी कंबस्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कम्युनिकेशन इश्यूज आपके होंगे इन लव। और सैटर्न की दृष्टि क्या करेगी, वो एक कोल्डनेस ऐड कर देगी यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में। आप एक ड्यूटी बाउंड फील करेंगे, या फिर डिटैचमेंट आपका हो जाएगा रोमांस से। तो जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, तो फॉलिंग इन लव विद पीपल जो आपको रिजेक्ट करते हैं या आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में प्यार में पड़ जाना। कांस्टेंट ओवरथिंकिंग जैसे आपकी स्पॉन्टेनिटी को किल करेगी लव में, और ऐसा फील करना कि लव रिलेशनशिप्स में ना सामने वाले की हैप्पीनेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं।
या फिर आपका हार्ट ब्रेक्स फेस करना लाइफ में, जैसे आपको ऐसा फील होगी ये तो किसी तरीके का कार्मिक लूप ना रिपीट हो रहा है। तो इसकी रेमेडी ये है फिफ्थ हाउस की, कि आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, इमोशनल मेच्योरिटी पे काम करें, और रिलेशनशिप्स में ना कंट्रोल को सरेंडर करें आप। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर सेवन रिप्रेजेंट करता है तुला राशि को। और तुला राशि के लॉर्ड होते हैं वीनस, और वीनस हमारे विराजमान है फिफ्थ हाउस में सूर्य और मरकरी के साथ में। अब वीनस जो हैं वो फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड हैं और सिक्स्थ हाउस के भी। अब कुंडली में 6, 8 एंड 12th हाउस, ये 6, 8, 12 जो हैं इनको बोलते हैं दुष्टाना हाउस, यानी ऐसे हाउसेस जो शुभ फल नहीं देने वाले होते हैं। तो अगर लॉर्डशिप किसी भी प्लैनेट को इन हाउसेस की मिलती है तो वो फंक्शनली मेलेफिक मीन्स अशुभ फल देने वाले प्लैनेट की तरीके से काम करने लग जाते हैं। अब क्योंकि वीनस के पास फर्स्ट हाउस की भी लॉर्डशिप है, तो यहाँ पे इस कुंडली में उनका थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, ना वो नुकसान करने वाले हैं ना वो जैसे शुभ फल देने वाले हैं, तो उनका न्यूट्रल रहेगा बिहेवियर इस कुंडली में। और एक चीज़ और इसमें हमें फिफ्थ हाउस से देखने से पता चलती है कि जैसे अब शुक्र नीच राशि में है अपने फिफ्थ हाउस में, और अगर हम नीच भंग का योग अगर चेक करें तो उसकी कंडीशन होती है कि जिस राशि में कोई प्लैनेट नीच का होता है, तो अगर उस राशि के स्वामी अपनी ही स्वयं राशि में एग्जैल्टेड स्टेट में हो तो फिर वो नीचता भंग हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र हैं वो मरकरी के साथ में ही कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, और मरकरी अपनी स्वयं की राशि में एग्जैल्टेड स्टेट में। तो यहाँ पे नीचता भंग होती है। नीचता भंग होने का मतलब ये है कि वीनस जो लोवेस्ट एनर्जी में थे अपनी, अब मरकरी से उनको ना स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी। बट एक सिनेरियो ये है कि मरकरी भी कंबस्टेड है, तो एग्जैल्टेड तो हैं बट कंबस्टेड भी हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि वीनस को ना पार्शियल स्ट्रेंथ मिल रही है, और जो हमने इनिशियली एनालाइज किया था प्राइमा फेसी कि वीनस जो है नीच के हैं और लग्न की डिग्री भी बहुत कम है, तो इस वजह से वो लग्न जो है काफ़ी वीक स्टेट में है और लग्न के स्वामी भी। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि लग्न एक्सट्रीमली वीक ना होकर एक थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में है, एवरेज सी स्थिति में है, एवरेज स्ट्रेंथ उसके अंदर है। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते अभी भी लग्न में, लेकिन क्योंकि वीनस को एनर्जी मिल रही है मरकरी से, स्ट्रेंथ मिल रही है, तो कह सकते हैं कि एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे एक एवरेज स्ट्रेंथ हम लग्न में मान सकते हैं। तो अब सिक्स्थ हाउस की अगर बात करें तो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे रोग रिपुरण, जैसे हमारे एनिमीज, डिजीजेस या फिर डेथ्स को। हमारा डेली वर्क रूटीन, सर्विस जो हम करते हैं डेली बेसिस पे, किसी भी प्रकार के लिटिगेशंस या कोर्ट केसेस इसी हाउस से देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंपटीशन, सबॉर्डिनेट्स आपके वर्क प्लेस पे, मैटरनल रिलेटिव्स आपके, या फिर हीलिंग, इम्यूनिटी, सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसमें अगर डीप सेंस में बात करें तो आप कैसे हैंडल करते हैं कार्मिक बर्डन्स को, रेजिस्टेंस को, वो इसी हाउस से देखा जाता है। तो लीब्रा का सिक्स्थ हाउस में क्या होता है, लीब्रा एक बैलेंसिंग या फिर डिप्लोमेटिक साइन है जो कि वीनस के द्वारा रूल की जाती है, और ये फोकस करती है हार्मनी पे, फेयरनेस, ब्यूटी एंड बैलेंस में। तो जस्टिस एंड बैलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये लीब्रा का फोकस रहता है। तो जब ये सिक्स्थ हाउस गवर्न करती है कि जो पर्सन है वो
कॉन्फ्लिक्ट या फिर एडवर्सिटी से कैसे डील कर रहा है यूजिंग इंटेलेक्ट, लॉजिक और हार्मनी। लेकिन इंटरनली हो सकता है कि इनको अपनी पीस जैसे शांति फाइंड करने में स्ट्रगल फील हो इंटरनली। और एक कार्मिक नीड टू रिस्टोर फेयरनेस इन रिलेशनशिप्स एंड सर्विस, ऐसा फील हो सकता है। और 6th हाउस में जैसे लीब्रा का होना एक कार्मिक पैराडॉक्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान चाहेगा शांति, पीस चाहेगा, लेकिन लाइफ उनको टेस्ट करेगी थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बार बार, या ये ना जस्टिस चाहेंगे लाइफ में, लेकिन इन्हें बार बार इनजस्टिस और लीगल या मॉरल डिलेमास का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें इस हाउस से एक लेसन मिलता है कि आपको सर्व करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। एनिमीज को आपको ग्रेस के साथ हैंडल करना है, नॉट एग्रेशन। मतलब इस हाउस की थीम की अगर बात करें तो लाइफ आपको बोल रही है कि आप इस स्ट्रेस की सिचुएशन में भी ना एक बैलेंस बनाइए, और अपोजिशन को ना कंपैशन के साथ में आप डील करिए, आप मेंटेन करिए कंपैशन जब आपको अपोजिशन फेस करना पड़ रही अपनी लाइफ में। अब वीनस जैसे 6th हाउस के ओनर होकर कंबस्टेड और नीच के हैं, 5th हाउस में है, तो इसके क्या रिजल्ट होंगे? तो इसमें से रिलेशनशिप्स में कार्मिक डेट, रिलेशनशिप्स, लव और सर्विस में कार्मिक डेट्स इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। और ये जैसे दूसरों को सर्व करेंगे लेकिन अनएप्रिशिएटेड फील करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उनको सर्व करेंगे, बट अनएप्रिशिएटेड इनको फील होगा। हेल्थ इश्यूज भी इनके ट्रिगर हो सकते हैं अगर किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है फ्रॉम लव अफेयर्स या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है माइंड, और 6th हाउस के लॉर्ड जो कि रोग के घर के लॉर्ड होकर 5th हाउस में चले गए हैं, तो हो सकता है किसी तरीके की मेंटल इलनेस या फिर मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे लोगों के साथ में लव रिलेशनशिप्स में आ जाएं जो कि इवेंचुअली इनके कार्मिक एनिमीज बन जाएंगे, या फिर ना इन्हें इमोशनली काफ़ी ड्रेन कर देंगे। तो वीनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जैसे डेड एनिमीज और सर्विस इश्यूज इस लाइफ में, जो कि प्रीवियस या पास्ट लाइफ में किसी तरीके के मिसयूज़ या इंडल्जेंस की वजह से, जैसे लव, सेंसुअलिटी या वैनिटी में इंडल्जेंस की वजह से या फिर मिसयूज़ की वजह से अब इस लाइफ में वो रिप्रेजेंट होते हैं डेड, डिजीज़ और सर्विस के फॉर्म में। तो एक वीक 6th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में रिप्रेजेंट करता है कार्मिक डेट को, ऋण अनुबंधन भी जिसको बोलते हैं, लिंक्ड टू लव, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन। ये एरियाज जो हैं आपकी लाइफ में स्ट्रेस, डिजीज़ और या फिर स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब 6th हाउस ना रिप्रेजेंट करता है क्रोनिक डिसीज़ को भी, इम्यूनिटी को, या फिर आप कैसे इलनेस से फाइट करते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी तरीके के हार्मोनल इश्यूज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं ना रिलेटेड टू इमोशनल वूंड्स, आपको किसी तरीके की इमोशनल ट्रॉमाज या सप्रेस्ड इमोशनल थॉट्स या किसी तरीके के आपके वुंड्स हों पुराने, तो उससे ना साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स भी आपकी लाइफ में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या सप्रेस्ड एंगर की वजह से होने वाले डिजीज़ को आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 7th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है वृश्चिक राशि,
और ये हाउस होता है मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, आपकी इंटीमेट पार्टनरशिप्स, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइक बिजनेस पार्टनरशिप या वन ऑन वन रिलेशनशिप्स, और किसी भी तरीके के लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी पब्लिक इमेज या ओपन एनिमीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये वृश्चिक राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, जो कि हमारे फर्स्ट हाउस में विराजमान है, वृषभ राशि में, ऑपोजिट टू सेवेंथ हाउस। तो ये एक डायरेक्ट मार्स टू मार्स का एक्सेस क्रिएट करता है कि फर्स्ट हाउस में मार्स प्रेजेंट है और अपने ऑपोजिट हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो फर्स्ट हाउस आपका खुद का होता है और सेवेंथ हाउस होता है आपका पार्टनर का। इसमें अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो मार्स की डायरेक्ट एस्पेक्ट है, सेवेंथ एस्पेक्ट है फर्स्ट हाउस से सेवेंथ हाउस पर। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि जब मार्स अपने हाउस को देखता है तो उसको स्ट्रेंथन करता है, लेकिन उस हाउस में ना एग्रेशन भी ऐड करेगा, इंटेंसिटी भी ऐड करेगा, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी वो ऐड करेगा। और इसकी वजह से, मंगल की दृष्टि की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल और इमोशनल ड्राइव होगी इसमें, और एक पावरफुल पुल फील होगा इनको टूवर्ड्स पैशनेट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप्स। इनकी कुछ टेंडेंसी बन सकती है कंट्रोल करने की, या फिर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर एंगर आउटबर्स्ट हो सकते हैं मैरिज में। मैरिज इनको एक युद्ध क्षेत्र की तरह, बैटल फील्ड की तरह लग सकती है, जिसमें कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे थ्रू क्राइसिस, कन्फ्रंट्रेशन एंड डीप इमोशनल जर्निंग के थ्रू। अब मार्स जैसे फर्स्ट हाउस में रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रॉन्ग विल को और सेल्फ फोकस को, लेकिन सेवेंथ हाउस पे अगर इसका एस्पेक्ट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन बिटवीन सेल्फ असर्शन या और पार्टनरशिप नीड्स के बीच में। अब इसकी वजह से हो सकता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइरी पार्टनर्स अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, या फिर ये उनको डोमिनेट करें। अब इसमें जुपिटर की भी जैसे 5वीं दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पे, तो जुपिटर जो है एग्जाल्टेड है, उच्च की राशि में है, थर्ड हाउस में, कैंसर में, और चंद्रमा और केतु के साथ में। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना विजडम को, धर्म को, डिवाइन प्रोटेक्शन को। तो कहते हैं कि जो जुपिटर होता है ना, उनकी दृष्टि जो होती है ना, अमृत दृष्टि होती है। जिस हाउस पे भी जुपिटर की दृष्टि पड़ती है उस हाउस प्रोटेक्ट करते हैं गुरु हमारे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जुपिटर को कौन कौन से हाउस मिले हुए हैं यहाँ पे रूल करने के लिए इस हॉरोस्कोप में। तो जुपिटर को मिला हुआ है 8th हाउस और 11th हाउस। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि 6, 8, 12 जो होते हैं दुष्टाना हाउस होते हैं, और जो इन हाउस के लॉर्ड होते हैं फिर वो फंक्शनली मेलेफिक बन जाते हैं, मतलब अशुभ फल देने वाले। तो अब यहाँ पे क्योंकि जुपिटर भी 8वें घर के लॉर्ड हैं और साथ ही वो 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो 11th हाउस भी एक तरीके से एक ना उपाच्य हाउस में कंसिडर होता है। उपाच्य हाउस जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद रिजल्ट मिलते हैं, और डिज़ायर्स और ग्रीड से भी कनेक्टेड होता है ये हाउस। तो ओवरऑल यहाँ पे जो जुपिटर है ना, वो एक फंक्शनल मेलेफिक की तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो उनकी अब जो दृष्टि है ना, वो जो एक प्रोटेक्ट कर सकती थी 7th हाउस को, वो उसको प्रोटेक्ट ना करके वो 8th हाउस की जो एनर्जी होती है वो अब 7th हाउस में लेकर आएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि देखो, अब क्योंकि धर्म को और ज्ञान को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं जुपिटर, तो वो चीज़ तो उनका नेचुरल ट्रेट है, वो तो नहीं जाएगा। उससे क्या होगा कि मैरिज में ऐसी चीज़ें होंगी जो इनकी इवेंचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ को लीड करेंगी। तो इनका या तो ऐसा हो सकता है कि इनका स्पाउस जो है वो वाइज, फिलोसफिकल या नर्चरिंग हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मार्स की वजह से, जो कि अगर लॉन्ग टर्म में जैसे मैरिज चले तो
वो कॉन्फ्लिक्ट सॉफ्ट हो सकते हैं थ्रू इमोशनल मैच्योरिटी और खुद पर अगर ये काम करें तो यहाँ पर जैसे मार्स की एनर्जी को अगर जुपिटर अप फंक्शनली बेनिफिक की तरह काम करते तो वो यहाँ पे हील कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी वो हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जो स्कॉर्पियो का नेचर होता है, जो स्कॉर्पियो राशि होती है, तो एक फिक्स्ड है, स्थिर राशि है, वाटरी साइन है और काफ़ी इंटेंस होती है, सीक्रेटिव होती है, पैशनेट, कार्मिकली डीप होती है। एक एक सिंबॉलिक है, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करती है, हिडन फियर्स को सिंबलाइज करती है, डेथ या रीबर्थ की थीम्स से एसोसिएटेड होती है ये स्कॉर्पियो राशि। तो मैरिज में अगर स्कॉर्पियो राशि की अगर हम बात करें मैरिज के हाउस में, तो ये किसी एक तरीके की ना इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आती है। इसमें जो होता है ना, जैसे ये इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने पार्टनर पे, या इन्हें ना बीट्रेयल का फियर होगा एक, या किसी तरीके के इनके डीप सीटेड इमोशनल पैटर्न्स होंगे जो कि रिलेशनशिप्स में एक्टिवेट हो जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि इनका स्पाउस ना मिस्टीरियस टाइप का हो, इमोशनली इंटेंस, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रूव हो जाए आपकी लाइफ में। मतलब वो उसके आने से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि आपकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपको लाइफ में पार्टनर किस तरीके का मिलता है। तो इसमें अगर हम कार्मिक थीम्स की बात करें 7th हाउस से जुड़ी हुई, तो स्कॉर्पियो जो साइन है ना, वो मैरिज को ना आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स की तरीके से लेकर आएगा, जिसमें कि काफ़ी एक डीप सोल वर्क इन्वॉल्व होगा। मंगल की दृष्टि से आपको न फील होगी एक कार्मिक नीड, या फिर आपकी लाइफ में ज़रूरत है एक कार्मिक नीड की टू मास्टर एंगर, कंट्रोल एंड पावर डायनेमिक्स। और इसमें जुपिटर की जो एस्पेक्ट है ना, वो इंडिकेट करती है कि आपका जो आपके स्पाउस के साथ में ना किसी प्रीवियस लाइफ से कनेक्शन होगा। आपको जो स्पाउस मिलेगा वो आपके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के चलते इस लाइफ में मिलेगा, और वो एक कार्मिक टीचर की तरीके से प्रूव हो सकता है आपकी लाइफ में। मतलब आपका स्पाउस जो है वो एक स्पाउस में एक्ट एज कार्मिक टीचर फॉर यू। और मेजर लाइफ लेसन्स आपके होंगे फर्स्ट हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है स्वयं को और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। तो एक ईगो वर्सेस यूनियन का के अराउंड आपको मेजर लाइफ लेसन्स इसमें इस लाइफ में, करंट लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। मार्स का फर्स्ट हाउस से बैठकर और 7th हाउस को रूल करना, ये एक तरीके का ना मिरर इमेज क्रिएट करता है कि आपका स्पाउस हो सकता है वो आपकी मिरर इमेज हो बिल्कुल, समवन जो आपकी ईगो को टेस्ट करे या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ को फोर्स करे थ्रू लव और कन्फ्रंट्रेशन। और इसमें ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के ना इंटेंस कंज्यूमिंग रिलेशनशिप्स में आ जाएं, नॉट कैजुअल वंस बट इंटेंस कंज्यूमिंग रिलेशनशिप्स। और अगर अर्ली रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में, तो उसमें पावर स्ट्रगल या फिर इमोशनल डिज़ास्टर आपको फेस करना पड़ सकता है। और क्या होगा कि वक्त के साथ में से जुपिटर की विजडम से आपको ना हीलिंग और स्टेबलाइज होने में हेल्प मिलेगी थ्रू मैच्योरिटी। एक आपकी हो सकता है कि आप चाहते हो कि एक स्ट्रॉन्ग और असर्टिव पार्टनर आपको मिले, लेकिन आपको साथ ही एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फियर भी होगा। और तो ये इसके बीच में ना आपका एक स्ट्रॉन्ग पुश और पुल वाला चलता रहेगा कि आपकी एक डिज़ायर है फॉर क्लोजनेस, और लेकिन एक आपकी नीड भी है इंडिपेंडेंस की। तो दोनों पॉइंट्स के बीच आप हो सकता है काफ़ी खींचातानी वाली जैसे होती है सिचुएशन, वो फील करें। तो इसमें जैसे कि अब नेगेटिव या कार्मिक इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर इसमें आपके चार्ट में फंक्शनल मैलेफिक है। तो हो सकता है आप ना ओवर आइडलाइज कर रहे हो अपने पार्टनर को या मैरिज को। अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपके पार्टनर से या मैरिज से।
या आप अपने पार्टनर को ना मॉरल या स्पिरिचुअल पेडिस्टल पे रख के देख सकते हैं, और फिर वो अगर उस पर खरा ना उतरे तो आप बाद में डिसअपॉइंटेड फील करें। कार्मिक बर्डन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि एज एट्थ लॉर्ड जो है हमारे हाउस ऑफ कार्मिक डेट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जुपिटर क्या करेंगे, वो इस हाउस में इंटेंसिटी, इनस्टेबिलिटी या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स को लेकर आएंगे मैरिज में। रिलेशनशिप्स जो हैं आपके हो सकता है मेजर इमोशनल पर्जिंग को गो थ्रू करे, या फिर किसी तरीके की क्राइसिस के बाद जैसे इमोशनल पर्जिंग होना रिलेशनशिप्स में, ऐसा फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप्स में आपके पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड भी हैं जुपिटर, तो वो 11th हाउस की ईगो या फिर मॉरल सुपीरियॉरिटी क्लैशेस आपकी मैरिज में, रिलेशनशिप्स में लेकर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स में, मतलब आप और आपके स्पाउस के बीच में कोई एक ऐसा फील करे कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं बेहतर जानता हूँ, और ऐसा फील करें दोनों में से कोई कि पहला दूसरे को जो है गाइड करना चाहता है स्पिरिचुअली या इंटेलेक्चुअली, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा रिलेशनशिप्स में। स्पाउस जो है वो इमोशनली हैवी या इमोशनली वुंडेड नेचर के हो सकते हैं, इमोशनली वुंडेड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरीके का इमोशनल बैगेज या कार्मिक पेन अपने पास्ट से कैरी कर रहे हों, या फिर जो आप जो हैं वो बर्डन या रिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हैं कि आपको उन्हें हील करना है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, जिसके चलते आप बर्डन फील करें। मैरिटल डिलेज को भी रिफ्लेक्ट करता है, या लीगल बैटल्स या लॉस को। अगर जैसे अगर इसमें बात करें कि जुपिटर की अगर फर्दर कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ में एफ्लिक्शन हो जाती है, जो कि यहाँ पे है जुपिटर के साथ में केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लेकिन वो कोई जैसे बेनिफिक रिजल्ट देने वाले, इस चीज़ की गारंटी करने वाले नहीं है। जैसे कि हमें पता है मून और जुपिटर नेचुरली बेनिफिक होते हैं, शुभ फल देने वाली होते हैं, बट केतु का ऐसा नहीं है। तो केतु क्योंकि कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट करता है, फॉगीनेस आपके माइंड में, क्लाउडलीनेस, कन्फ्यूजन रहता है चीज़ों को लेकर। तो अब क्योंकि जुपिटर के साथ में है केतु, तो उससे क्या होगा, फर्दर जो जुपिटर की दृष्टि है वो अब 7th हाउस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि वो डैमेज को एक्सपेंड करेगी। और किस तरीके का डैमेज ड्यू टू इमोशनल आइडियलिज्म, पुअर बाउंड्रीज, या किसी तरीके का स्पिरिचुअल प्राइड आप कैरी कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो वो जो है यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि से वो सब एक्सपेंड होगा और डैमेज ही करेगा वो। अब करते हैं हम 8th हाउस की बात। तो 8th हाउस में जो है हमारी धनु राशि, जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 9, और वहाँ पर विराजमान है शनिदेव 25 डिग्री के, तो काफ़ी मेच्योर्ड स्टेज में है, अपनी स्ट्रेंथ है इसमें काफ़ी। और सैटर्न की बात करें तो उनको इस कुंडली में 9th और 10th हाउस, जहाँ पे नंबर 10 और 11 लिखा हुआ है, तो रूल करने के लिए मिले हुए हैं। तो 9th हाउस होता है त्रिकोण का, 10th हाउस होता है केंद्र का। और जब कोई प्लैनेट किसी कुंडली में एक त्रिकोण का और एक केंद्र का घर रूल करता है प्लैनेट, तो वो बन जाता है योग कारक, मतलब बहुत अच्छे फल देने वाला। तो अब यहाँ पर 8th हाउस में शनिदेव योग कारक होकर बैठे हुए हैं अपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में 25 डिग्री के साथ में। और इस हाउस पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी है 1st हाउस से। और ये हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है ना, एक हिडन कर्मास को, आपकी लॉन्जिविटी को, इनहेरिटेंस को, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, सडन लॉसेस, एक्सीडेंट्स, इन लॉज, आपके लाइफ आफ्टर मैरिज, हिडन नॉलेज, इसको हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं। तो अब शनि का 8वें घर में होना,
ये रिप्रेजेंट करता है लाइक वन ऑफ द मोस्ट कार्मिक प्लेसमेंट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब इसके पॉजिटिव क्या होंगे, हम अगर बात करें तो इनकी काफ़ी लंबी लाइफ आपकी हो सकती है अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग है और अनएफ्लिक्टेड है। अनएफ्लिक्टेड मतलब कि अगर उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर यहाँ पे आपकी काफ़ी लंबी लाइफ हो सकती है। ये यहाँ पे एक मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो पार्शली अफ्लिक्टेड है बट स्टिल आपकी काफ़ी लंबी लाइफ यहाँ पे होगी, क्योंकि सैटर्न बहुत पावरफुल पोजीशन में है, योग कारक है यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है रिसर्च, ऑकल्ट, वैदिक स्टडीज़, ये सीरियस इंट्रोस्पेक्शन के लिए, क्योंकि धनु राशि में जब शनि होते हैं तो वो एक डीप रिसर्चर वाला योग बनाते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी डीप रेजिलियंस और इंड्योरेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, आप सरवाइव कर जाएंगे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रायल से विद टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी तरीके की आप अगर हार्ड ट्रायल से आप गुजर रहे हैं तो आप सरवाइव कर जाएंगे। और सैटर्न जैसे सेजिटेरियस में ना आपको काफ़ी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंक्लाइन करेगा। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे स्लो पेनफुल कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट होती है। हेल्थ इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू बोन्स, नीज, कोलोन या फिर क्रोनिक वीकनेस आपको फेस करनी पड़ सकती है। डिलेड गेन्स थ्रू इनहेरिटेंस या फैमिली वेल्थ, और या फिर जब वो रिसीव हों तो कैसे रिसीव होंगे, काफ़ी स्ट्रगल के बाद रिसीव हों या फिर किसी तरीके की लीगल या फिर रिलेशनशिप हर्डल्स की वजह से ब्लॉक हो जाएं। तो रिलेशनशिप्स में ये इमोशनल सप्रेशन देता है, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा, या फिर कार्मिक बाइंडिंग्स आपकी पास्ट लाइफ्स के साथ में जो कि रिजोल्यूशन चाहती हैं। अब इसमें मार्स की 8th आस्पेक्ट जो है ना वो टेंशन क्रिएट करेगी, एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट। और सैटर्न है डिले, डिसिप्लिन, कर्मा। तो जब सैटर्न पे एस्पेक्ट होती है मार्स की 8th आस्पेक्ट, तो ये रिप्रेजेंट करती है इनर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर फ्रॉम सप्रेस्ड ट्रॉमाज। तो ये किसी तरीके का आपका जैसे वॉयलेंट कार्मिक पास्ट रहा हो तो उसको भी इंडिकेट करती है, या फिर सडन एक्सीडेंट्स या सर्जरीज को भी इंडिकेट करती है ये वाली प्लेसमेंट। और एक पावरफुल कार्मिक अनरेस्ट ये क्रिएट करती है, स्पेशली इन्वॉल्व होगा इसमें से कंट्रोल, डोमिनेशन, सेक्सुअल एनर्जी या फिर साइकोलॉजिकल बैटल्स। तो इसका कार्मिक इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी हैवी कार्मिक लोड है इस हाउस में। सैटर्न इन 8th इज़ नॉट ईजी, लेकिन यहाँ पे ये ना आपको टीच करेगा सैटर्न पेशेंस, इनर डिटैचमेंट या फिर कंट्रोल ओवर फियर्स। मार्स की दृष्टि इंडिकेट करती है पास्ट लाइफ कर्मा रिलेटेड टू वायलेंस, एंगर और बिट्रेयल, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रस्ट, सेक्सुअलिटी या फिर पावर। ये आप एक मेजर पर्सनल रीबर्थ से गुजर सकते हैं आफ्टर इंटेंस लॉस और बिट्रेयल। और आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा इस लाइफ में हाउ टू लेट गो, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड आपको स्लोली अपना जो पेन है उसको विजडम में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इसमें इस हाउस में या फिर आपकी लाइफ में ना देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मास्टरी, लेकिन वो आएगा कैसे, वो आएगा थ्रू डिसिप्लिन, पेन एंड इनर ग्रोथ। तो इसमें पॉसिबल है कि पास्ट लाइफ कर्माज हैं आपके जिसमें सीक्रेसी इन्वॉल्व थी, डोमिनेंस या बिट्रेयल इन्वॉल्व थी, जो कि रिपीट हो रहे हैं रिजोल्यूशन के लिए।